अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी अकेडमी बायोलॉजी कोर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ 3.1, जो कि है अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और साथ ही साथ में 3.2 विच इज़ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं विद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को नेम से ही पता चल रहा होगा that it has something to do with the life, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ। तो बेसिकली हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिफाइन इस तरह करते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे साथ पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ओके, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि द केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप लोग जो है तो इसको किसी भी तरीके से अपने अल्फाज में जो है तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल डिफिनीशंस इसकी बन सकती हैं, बट दिस इज द वन आई चोस्ट कि केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ में कंफ्यूज हो गए कि ऊपर मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सीखा है, लेकिन डिफिनीशन के अंदर मैंने यूज़ किया है द वर्ड कंपाउंड। अब दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ये चीज़ आप लोगों के एमडीकेट के अंदर तो नहीं पूछी जाएगी, बट आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनरली हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ एलिमेंट, फिर जाते हैं हम मॉलिक्यूल की तरफ, और उसके बाद हम जाते हैं कंपाउंड की तरफ। अच्छा, एलिमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन की है एटम्स की। सही है। हमने ग्रुपिंग की है एटम्स की। मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि लेट्स से मेडिकल कॉलेज है और उसके अंदर एक क्लास के अंदर हमारे साथ 100 तक स्टूडेंट्स हैं। सही है। अब इन 100 तक स्टूडेंट्स को हमने क्लासीफाई किया है इनटू व्हाट, इनटू बेचेस। बेच ए, और किस चीज़ की बेसिस पे हमने किया, उनके रोल नंबर की बेस पे। तो हम कहते हैं कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनको हमने कहा बेच ए। 10 से लेकर 20 तक उनको हमने कहा बेच बी। 20 से लेकर 30 तक हमने उनको कहा बेच सी। इस तरह आप जाते हैं चाहे डी ई एफ। इसी तरह एलिमेंट है कि हमने एटम्स उठाए और उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे हम लोगों ने उनकी क्या की, उनकी क्लासिफिकेशन की। तो उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। लेट्स से हमने कहा कि जितने भी हमारे साथ एटम्स पाए जाएंगे जिनका एटॉमिक नंबर होगा 1, उनको हम कहेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट। तो आपके पास जितने भी ज़्यादा एटम्स हो उन वो तमाम के तमाम किस क्लास के अंदर, किस ग्रुप के अंदर आ गए, हाइड्रोजन के एलिमेंट के ग्रुप के अंदर आ गए। सही। तो दैट इज बेसिकली एन एलिमेंट। एलिमेंट हम बेसिकली क्या चीज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन है एटम्स की, क्लासिफिकेशन है एटम्स की। अच्छा, अब फिर मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, यही एटम्स जब हमारे साथ कोवेलेंटली बाउंड हो जाते हैं तो वो जो केमिकल स्पीशी हमारे साथ बनाते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सही है। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, यही एलिमेंट्स हमारे साथ बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। क्यों, कब बनाते हैं, जब वो कोवेलेंटली बाउंड हो जाते हैं, कोवेलेंटली बाउंड। अच्छा, अब मॉलिक्यूल हमारे साथ दो टाइप्स के हैं। अगर हमारे साथ सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हुए तो वो भी हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है। लेट्स से हम मिसाल देते हैं O2 का। सही है। तो अब इसमें हमारे साथ दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और दोनों ही ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं। तो इसलिए एक ये मॉलिक्यूल है, और दूसरा हमारे साथ वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे साथ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। लेट्स से हमारे पास आ गया है H2O। अब O2 भी एक मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है, लेकिन H2O में चूंकि हमारे साथ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हुए हैं तो इस H2O को हम फिर फर्दर कंपाउंड बी कहते हैं। तो कंपाउंड इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ, मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन यूजुअली हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड को अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा कोई इस चीज़ में डिफरेंस है नहीं, तमाम कंपाउंड हमारे साथ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये चीज़ आप लोगों के ईटा के अंदर, सॉरी आप लोगों के एमडीकैट के अंदर नहीं पूछी जाने वाली, बट आप इट्स जस्ट फॉर द पीस ऑफ योर माइंड कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके,
अब हमने कहा कि एलिमेंट हमारे साथ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सही है। तो जो एलिमेंट्स हमारे साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम डेफिनेटली उनको हम कहेंगे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, या इनको हम बायो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं फॉर शॉर्ट। अब जितने भी हमारे साथ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से तकरीबन 25 हमारे साथ बायो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। सो हम इसके सामने लिख देते हैं 25 हमारे साथ फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब इन 25 में से सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो कि हमारे साथ ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। सो 16 इनमें से फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। और स्टूडेंट्स, इन 16 एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है या क्लासिफाई किया है इनकी परसेंटेज कंसंट्रेशन की बेस पे इनटू 3 क्लासेस। कौन कौन से हैं वो हमारे साथ? पहला क्लास हमारे साथ आ जाता है मेजर एलिमेंट्स का। मेजर एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स हमारे साथ पाए जाते हैं तकरीबन 99%। और इनमें कौन कौन शामिल है हमारे साथ? सिंपल नेमोनिक मैंने अपनी 9th क्लास के अंदर बनाया था, और वो है हमारे साथ PONCH और CA। तो इस हमारे साथ क्या बना? पोंचा। यस, वही जिससे जो है तो फर्श साफ किया जाता है, पोंचा। तो इस तरह से स्पेल किया जाता है, लास्ट में आपके पास CA आ जाता है, बट इसको पोंचा ही कहो। और कौन कौन से हैं ये हमारे साथ? हो गया फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और कैल्शियम। और इसमें आप लोगों ने एक फर्दर चीज़ याद रखनी है कि ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, सही, ये हमारे साथ कलेक्टिवली कितना परसेंटेज बनाते हैं बॉडी का? 95%। दे मेक 95% ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलना। सेकंड जो क्लास है हमारे साथ वो है माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स। और थर्ड क्लास है हमारे साथ ट्रेस एलिमेंट्स। अब माइक्रो एलिमेंट्स हमारे साथ होते हैं तकरीबन 0.09%, और ट्रेस एलिमेंट्स हमारे साथ पर हो जाएंगे 0.01%। अब एक निमोनिक जिसके अंदर इन दोनों को एक साथ हम लिखेंगे और फिर इनको जो है तो फर्दर डिवाइड कर देंगे। ओके, अब फॉर द सिंप्लिसिटी वो क्या है? जेन किस किस को क्लास में ना मारो। जेन किस को क्लास में ना मारो, जेन किस को क्लास में ना मारो। ये हमारे साथ हो गया जिंक, पोटाशियम, आयोडीन, सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, मैंगनीज, सोडियम एंड मैग्नीशियम। ओके, अब इनमें हमारे साथ ट्रेस कौन कौन से हैं? तो ट्रेस हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जिंक, फिर आपने एक छोड़ देना है, और सेकंड वाला जो है, थर्ड वाला जो है वो, फिर फोर्थ छोड़ के फिफ्थ, फिर सिक्स छोड़ के सेवन्थ। ये हमारे साथ ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये चार: जिंक, आयोडीन, कॉपर और मैंगनीज। तो ये माइनर के अंदर भी आते हैं और ये हमारे साथ ट्रेस भी हैं। ओके, यानी अब कुछ बुक्स हैं जिन्होंने, आपके पास कुछ बुक्स हैं जिन्होंने ट्रेस और माइनर को एक साथ लिखा है, कुछ बुक्स हैं जिन्होंने ट्रेस और माइनर को सेपरेट लिखा है, बट इस निमोनिक के अंदर वो सारे कवर हो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों की बुक्स में इनकी स्पेसिफिक परसेंटेज भी मेंशन है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर रटे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन।
ऑफ व्हाट? ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हमारे साथ प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं उनको हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। एक है हमारे साथ इनऑर्गेनिक और दूसरे हमारे साथ हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। ऑर्गेनिक वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिनके अंदर हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हमारे साथ कार्बन एंड हाइड्रोजन भी है लेकिन वो फिर भी ऑर्गेनिक नहीं है, सही। बट वो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे साथ सबसे पहले आ जाती है वाटर, और इसके अलावा हमारे साथ आ जाते हैं मिनरल आइंस, मिनरल आइंस। और ऑर्गेनिक के अंदर हमारे साथ आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा हमारे साथ आ जाते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। और स्टूडेंट्स इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इनको हम कलेक्टिवली मेंशन करते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स। इसकी वजह यह है कि दीज आर एक्चुअली हमारे साथ क्या है, हमारी बॉडी की फाउंडेशन इन्होंने बनाई है। पूरी की पूरी बॉडी हमारी जो है तो इन इन चारों से बनी है। अगर हम सेल के अंदर से वाटर खींच लें तो जो सेल का वेट होगा उसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ द सेल। और ड्राई वेट ऑफ द सेल मेनली हमारे साथ उसके अंदर फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स हमारे साथ क्या होते हैं, क्या बनाते हैं? ड्राई वेट ऑफ द सेल बनाते हैं, ड्राई वेट ऑफ द सेल। हमारी बॉडी का ड्राई वेट इन्हीं फंडामेंटल मॉलिक्यूल से बना है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं इन तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हमारे साथ सेल के अंदर कंपोजिशन कितनी है, परसेंटेज कंपोजिशन। और फिर उसको जो है तो हम कंपेयर करते हैं बैक्टीरिया के सेल के साथ भी, सही है। तो बैक्टीरिया का सेल यूजुअली रिप्रेजेंट कर हमारे साथ प्रोकैरियोटिक क्लास, और ये जो मेमल का सेल ये हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूकैरियोटिक क्लास को। तो पढ़ते हैं हम। वाटर हमारे साथ जो है तो वो 70% पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, और 70% ही पाया जाता है मेमल के अंदर। प्रोटीन जो है तो वो 15% पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर और 18% पाए जाते हैं मेमल्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स 3% और मेमल्स के अंदर 4%। लिपिड्स 2% और कार्बो मेमल्स के अंदर 3%। जो डीएनए है वो हमारे साथ 1% होता है बैक्टीरिया के अंदर और 0.25% होता है मेमल के अंदर। अब बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो कंटेंट कम है, लेकिन बैक्टीरिया का सेल भी छोटा है इसलिए उसका 1% ले रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मेमल का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया की निस्बतन तो ज़्यादा है, लेकिन मेमल का जो सेल है वो भी बड़ा है, तो उसकी निस्बतन से 0.25 बनता है। ओके, आरएनए 6% यहाँ पर है, 1.1% मेमल के अंदर है। इंजाइम्स 2% है, 2% यहाँ पर भी है, 1% एंड 1% ये चीज़ सेम है। अब आप लोगों ने ये सारी जो परसेंटेजेस हैं इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो ये चीज़ें मैंने हाईलाइट की है ना ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और इसी के ऊपर हमारे साथ कुछ नीचे एमसीक्यूज पाए जाते हैं, आते हैं। एक एमसीक्यू है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है आप लोगों की बॉडी में? तो यहाँ पर आप लोग देख लो, मोस्ट अबंडेंट हमारे साथ आ जाता है 70% तक जाता है वाटर। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे दैट वाटर, वाटर इज द आंसर। सेकंड एमसीक्यू आपके पास आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है? अब वाटर तो हमारे साथ इनऑर्गेनिक था, तो ऑर्गेनिक कौन सा है? तो यहां पर हम ऊपर जाते हैं, ऑर्गेनिक हमारे साथ आ जाता है प्रोटीन, जो कि है 18% हमारी बॉडीज के अंदर। तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे प्रोटीन्स। अच्छा, लीस्ट अबंडेंट क्या चीज़ है मेमल्स के अंदर या हमारी बॉडीज के अंदर? लीस्ट अबंडेंट हमारे साथ आ जाती हैं 0.25%, जो कि हमारा डीएनए। तो ये चीज़ आप लोगों ने मेंशन कर देनी है कि डीएनए इज़ द लीस्ट अबंडेंट। तो ये कुछ 3 एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं, बाकी ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब हम आते हैं
इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस? जो वाटर की इंपॉर्टेंस है वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, बट सिंपली सिंपली हम जो है तो कार्बोहाइड्रेट्स और ये बाकियों के पढ़ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली फ्यूल है आपके सेल का। क्या है? फ्यूल है आपके सेल का। क्यों फ्यूल है? और फ्यूल क्या करता है हमारे साथ? एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, या सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसको कह सकते हो। ओके, क्यों? ग्लूकोज हमारे साथ बॉडी के अंदर होता है, ग्लूकोज की हमारे साथ रेस्पायरेशन में क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है उसकी, तो हमारे साथ क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और वहाँ पर हमारे साथ क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन का। सेकंड जो हमारी क्लास थी जो हमने पढ़ी वो थी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स, अब स्टूडेंट्स प्रोटीन्स को जनरली कहा जाता है हमारे साथ बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ। उसकी वजह क्या है? बिकॉज स्टूडेंट्स आप लोगों का मसल, आप लोगों की बॉडी के अंदर मसल है ना, तो मसल मास किस चीज़ से बना है? प्रोटीन से बना है। इसके अलावा आप लोगों के जो मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मसल मास, सही। इसके अलावा आप लोगों के जो बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, लोगों ने अगर एफएससी के अंदर पढ़ा हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 60 to 80% प्रोटीन है, दैट इज़ प्रोटीन। इसके अलावा आप लोगों की एंटीबॉडीज़ बॉडीज़ के अंदर जो है वो क्या है? प्रोटीन्स है। इसके अलावा आप लोगों के जो एंजाइम जो रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करने वाले इंजाइम्स, वो क्या है? वो हमारे साथ प्रोटीन्स है। आपके नेल्स, आपके हेयर, चीज़ क्या है? ये प्रोटीन्स है, नेल एंड हेयर। तो ये क्या है? ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो प्रोटीन्स को हमने बेसिकली क्या कहा? बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द लाइफ, कि हमारी बॉडीज ज़्यादातर प्रोटीन से बनी है। ओके, इसके बाद हमारे साथ आ जाती है क्लास थर्ड जो कि है लिपिड्स। लिपिड्स हमारे साथ क्या है? लिपिड्स को हम कह सकते हैं रिजर्व एनर्जी, रिजर्व एनर्जी। जब हमारे साथ बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे साथ कम मिकदार में होते हैं, तो फिर हमारे साथ जो फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, उनसे भी एनर्जी बनती है। सही है, तो ये हमारे साथ क्या है? रिजर्व एनर्जी है या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इसके अलावा लिपिड्स हमारे पास क्या करती हैं? इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती हैं, इंसुलेशन। सर्दियों के अंदर ये जो मोटा बंदा होता है इसको ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही होती बिकॉज ऑफ इंसुलेशन। अच्छा, कुशन इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है आपके ऑर्गन्स को। इसके अलावा प्रोटेक्ट। अच्छा, शेप के अंदर भी लिपिड्स का बहुत रोल है। जो मेम्ब्रेन्स है बॉडी की, लिपिड बाइलेयर, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो लिपिड बाइलेयर क्या है? लिपिड्स ही हैं। तो बॉडी की मेम्ब्रेन्स भी हमारे साथ लिपिड से बनी होती हैं। इसके अलावा फाइनल हम आते हैं अपने फाइनल क्लास के ऊपर, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे साथ दो चीज़ें आती हैं। एक होती है हमारे साथ डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और एक है हमारे साथ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे साथ पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। और इसका क्या रोल है हमारे साथ? हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है डीएनए के अंदर, और इट ऑल्सो कंट्रोल्स व्हाट? कंट्रोल्स ऑल ऑफ द सेलेक्टिविटी, कंट्रोल्स सेलेक्टिविटी। तो प्रेजेंट इन क्रोमोसोम और कंट्रोल ऑल ऑफ दी सेलेक्टिविटी। जो आरएनए ऑन दी अदर हैंड, ये हमारे साथ न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है, न्यूक्लियस। और ये हमारे साथ जो है तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है हमारे साथ? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी। और आरएनए हमारे साथ करता क्या? आरएनए हमारे साथ डीएनए से कोड ले लेता है प्रोटीन्स का और चला जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम में उससे फिर प्रोटीन बनाता है। सो आरएनए क्या करता है? इट हैज़ परफॉर्म्स ए रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं और इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ये किस सब्जेक्ट के अंदर आती है? इस सब्जेक्ट का नाम है हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको फील्ड कह सकते हो। तो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड के अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे होते हैं, और हम वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस को पढ़ रहे होते हैं जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर हो रहे होते हैं। तो क्या चीज़ें हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ना और बायोकेमिकल प्रोसेसेस को पढ़ना, सही। और ह्यूमन बींग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी तमाम केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है मेटाबॉलिज्म हमारे साथ? सम ऑल दी, यहाँ पर आप लिख दो सम ऑफ all the chemical processes inside living organisms, inside living organisms, सही। और ये केमिकल प्रोसेसेस कितने किस्म की होती है? एक हमारे साथ कैटाबॉलिक होते हैं, हमारे साथ कैटाबॉलिक, और एक हमारे साथ होते हैं एनाबॉलिक टाइप। कैटाबॉलिक एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और ऐसा केमिकल प्रोसेस जो इसको तोड़े और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा, हमारे साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस जिससे ये दोनों कंबाइन हो जाए और हमारे साथ एक बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस इज एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव ब्रेकडाउन हो रही होती है एक बड़े मॉलिक्यूल की। एनाबॉलिक प्रोसेस ऑन द अदर हैंड इज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव क्या कर रहा होता है कंस्ट्रक्टिव? छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। आप लोगों की बुक में दो टाइप ऑफ रिएक्शंस मेंशन है इन दोनों के लिए, यानी एक एक इन दोनों के लिए, और वो कौन कौन सी है? कैटाबॉलिक के अंदर हमारे साथ आ जाती हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, और एनाबॉलिक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है हमारे साथ कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन। अच्छा, हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? हम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर, और उस कंपाउंड को तोड़ देते हैं, सही है। तो लाइसिस, एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोलाइसिस वाटर का ऐड करना, और लाइसिस स्प्लिटिंग, लाइसिस हम कहते हैं स्प्लिटिंग। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? द स्प्लिटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल या ऑफ ए कंपाउंड with the addition of water। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास एक कंपाउंड होगा, लेट्स से हमारे साथ है ROR, और इसके साथ हमने ऐड किया है HOH, सही। अब इससे हमारे साथ क्या चीज़ बनेगी? यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं। होगा ये कि एक एंजाइम आएगा और वो हमारे साथ इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और वो हमारे साथ फर्दर इस बॉन्ड को तोड़ देगा, सही है। अब ये जो हाइड्रोजन है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये वो एंजाइम इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करवा देगा, और ये जो OH आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको कनेक्ट करवा देगा इस R के साथ। तो हमारे साथ क्या चीज़ बन जाएगी? हमारे साथ बन जाएगी ROH प्लस ROH। एक बड़ा कंपाउंड था, उसमें हमने वाटर ऐड किया, उसको तोड़ के हमने दो छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाए, और इनको हम कहते हैं मोनोमर्स, मोनोमर्स। ये हमारे साथ क्या है? मोनोमर्स है, सही। और ये जो बड़ी चीज़ थी, ये हमारे साथ क्या था? चूंकि ये हमारे साथ दो मोनोमर से बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायमर। अब अगर ये हमारे साथ ज़्यादा मोनोमर से बना होता, फिर हम इसको क्या कहते हैं? फिर हम इसको कहते हैं पॉलीमर। ओके।
कंडेंसेशन ऑन दी अदर हैंड इस हाइड्रोलिसिस का उलट है, उसके अंदर हमारे साथ दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वो एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं और हमारे साथ बन जाता है एक डाइमर या एक पॉलीमर। किस तरीके से? लेट्स से ये हमारे साथ है ROH प्लस OHR, सही है। इससे हमारे साथ क्या बनने वाला है? देखो, एक एंजाइम आएगा और वो ऐसा करेगा कि वो इस मॉलिक्यूल से H हटा देगा, तो H हमारे साथ चला गया हाइड्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल से वो OH हटा देगा, तो OH भी हमारे साथ चला गया। ये दोनों कंबाइन होकर हमारे साथ बनाते हैं H2O, और ये जो ROH आप लोगों को नज़र आ रहा है, ROH, और ये जो R नज़र आ रहा है, ये दोनों कंबाइन होकर हमारे साथ बनाएंगे क्या चीज़? ROR। तो दो मोनोमर्स मिले, उन्होंने बनाया एक डाइमर, सही है, और एक वाटर मॉलिक्यूल हमने कर दिया लॉस, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या चीज़ है? एडिशन ऑफ टू मोनोमर्स with the loss of one water molecule। अच्छा, अब अगर तो ये तो हमारे साथ बन गया डाइमर। अब अगर हम इसमें फर्दर मोनोमर्स ऐड करते जाएं तो फिर ये हमारे साथ बन जाएगा पॉलीमर। ओके, सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों ने सीखनी है? एक तो ये इम्पोर्टेंस, ये आप लोगों के सिलेबस के अंदर मेंशन था, और इसके अलावा आप लोगों की ये क्लासिफिकेशन मेंशन थी, और बाकी ये डिफिनीशन मेंशन थी। तो इसके अलावा जो चीज़ें थी वो एक्स्ट्रा थी, वो इसके साथ रिलेटेड थी, इसके कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड थी, तो समझ लें, लेकिन उससे इतने ख़ास एमसीक्यूज़, इससे भी इतने ख़ास एमसीक्यूज़ नहीं आने वाले। ओके, तो आराम आराम से इसको समझें और आराम आराम से इसको नोट करें और इसको याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।